हेलो एवरीवन, मैं सेमेस्टर 3 के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के सिलेबस को कवर करते हुए उसकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्योग्राफी फाइल में कैसे बनाया जाता है उसे बताने और समझाने वाली हूँ। तो चलिए फिर बताते हैं सिलेबस कैसे है इसका। टोटल 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल में 5 टॉपिक हैं और फर्स्ट मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के। तो इसमें 5 टॉपिक्स है, जिसमें मैं 3rd टॉपिक्स बताने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है कन्वेंशनल साइंस। इसका हिंदी मतलब होता है पारंपरिक संकेत। अब आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूल 2। ये रहा मॉड्यूल 2। ये इसमें मॉड्यूल 2 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 30 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स का। तो मॉड्यूल 2 से टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से हम इंस्ट्रूमेंटल सर्वे का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन टेबल सर्वे में हम रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड को पढ़ने वाले हैं और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में हम ओपन ट्रावर्सी मेथड और क्लोज ट्रावर्सी मेथड को पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मॉड्यूल 3 से मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन हो गया? एरियल फोटोग्राफी। उसके बाद मॉड्यूल 4 आ जाता है और ये 20 मार्क्स का होता है। मॉड्यूल 4 जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स जो होते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक से मिलते हैं और फिर प्रैक्टिकल या नोटबुक, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो वाइवा वॉच से मिलता है। इट मीन्स ये जो पूरा प्रैक्टिकल हम लोग बनाने वाले हैं इतने सारे पेज का, तो उसमें सिर्फ 10 मार्क्स है। उसके बाद एग्जाम के वक्त मेरा वाइवा भी होता है, हम लोग का वाइवा भी होता है। उसमें हम लोग का गेन कितना होगा? 10 मार्क्स। तो पूरा सिलेबस समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। ये रहा प्रैक्टिकल का फ्रंट व्यू। प्रैक्टिकल फाइल को ना एक नॉर्मल सा कवर पेज से इसको ढक देना है और इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन चिपका देना है। ये थोड़ा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हो गया, अपना नाम का इन्फॉर्मेशन हो गया, यूनिवर्सिटी रोल नंबर का हो गया, सब्जेक्ट, सेमेस्टर का नाम। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन तुम लोग प्रिंट करवा के निकला सकती हो और यहाँ पे चिपका सकती हो। ओके, अब प्रैक्टिकल का ऊपर वाला देख लिए। अब इसके बाद आता है फ्रंट पेज। ये रहा इस प्रैक्टिकल फाइल का फ्रंट पेज। तो इसमें क्या देना चाहिए? इसमें सबसे पहले बड़ा सा कॉलेज नाम देना चाहिए। अगर लोगो बना सकती हो तो लोगो भी बना देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद इस ज्योग्राफिकल फ्रंट पेज में ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल का नाम भी लिखना पड़ता है और इसमें भी इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है। तो फ्रंट पेज इस तरह हो गया। अब फ्रंट पेज के बाद हम डालेंगे इंडेक्स। ये रहा मेरा इंडेक्स का पेज। इंडेक्स के पेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से पेज नंबर में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। जितने भी सारे टॉपिक को हम टच किए हैं वो सारे टॉपिक इंडेक्स पेपर में डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 ही टॉपिक के बारे में लिखे हैं, लेकिन नहीं, हम इस वीडियो में 4 टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। एक पहला वाला टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है मेरा, वो है कन्वेंशनल साइन। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए हैं 3 टॉपिक, लेकिन यहाँ पे लिखना है हमको फर्स्ट नंबर पे कन्वेंशनल साइन। और फिर ये सारे प्रैक्टिकल कौन कौन से डेट के हुए हैं, कौन कौन से डेट में हुए हैं, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टीचर साइन भी करेगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल चेक करवाने जाएंगे उस वक्त। तो प्रैक्टिकल फाइल का इंडेक्स पेज भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए। तो ये रहा मेरा पहला टॉपिक। अब पहला टॉपिक को हम प्रैक्टिकल फाइल में कैसे पूरा लिखें, उसको कैसे बनाएं, वो देखते हैं। तो ये कन्वेंशनल साइन हो गया। कन्वेंशनल साइन का हिंदी होता है पारंपरिक चिन्ह, यानी कि जो पहले से चली आ रही जो चिन्ह है जिससे बहुत कुछ समझा जाता है। तो कन्वेंशनल साइन का डेफिनेशन देखते हैं। वे चिन्ह जो नक्शों में अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत होते हैं ताकि कोई भी नक्शा पढ़ने में आसानी हो। यानी कि वे चिन्ह जो नक्शों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मैप में। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? मैप में। और वो मैप में क्या दर्शाता है? अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। सिर्फ भौगोलिक विशेषताएं नहीं, यहाँ पे धार्मिक विशेषताएं, प्रशासनिक विशेषताएं, या तो फिर हम कह सकते हैं मानव निर्मित विशेषताएं हो सकता है। तो भौगोलिक विशेषताएं में क्या जाता है मेरा? तो भौगोलिक विशेषता में आता है पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब, ये सारे आ जाते हैं। और मानव निर्मित विशेषताएं में आ जाता है सड़क, पुल, रेलवे लाइन हो गया, अस्पताल, स्कूल, ये सारे जो मानव द्वारा निर्माण किए गए हैं। तो ये सभी का क्या होता है? एक साइन होता है। इसी को अगर कहीं अस्पताल है, बड़ा सा अस्पताल बनाया गया, उसे मैप में दर्शाना है, तो कौन वहाँ पे लिखने जाएगा? हॉस्पिटल, या तो फिर अस्पताल का तस्वीर बनाने जाएगा। इसलिए अस्पताल का भी एक कन्वेंशनल साइन होता है, स्कूल का भी एक कन्वेंशनल साइन होता है। तो इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं के लिए भी साइन है। तो अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं, मानव निर्मित विशेषताएं या बहुत सारी विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इसका कन्वेंशनल साइन का। और ये जो चिन्ह होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत होता है, यानी कि पूरे इसे इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। चाहे तुम लोग कोई भी देश जाओ,
कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी कोई भी स्थान जाओ, अगर वहाँ पे कोई भी अगर तुम्हें नक्शा मिल गया तो भले ही उसका लैंग्वेज हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन कन्वेंशनल साइन देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है, कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे तालाब है। इसलिए कहते हैं कि जो कन्वेंशनल साइन है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक्सेप्ट किया गया है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक ही साइन मतलब सेम साइन होता है, हर जगह एक ही साइन का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो मानचित्र पर भूमि अथवा भूमि की सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिस निश्चित संकेतों में प्रदर्शित किया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। यानी कि मानचित्र पर मैप पर भूमि अथवा भूमि की सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि प्राकृतिक मतलब तो जानते ही हैं, नदी, तालाब, पेड़, ये पर्वत, पहाड़, वनस्पति, ये सारी प्राकृतिक विशेषताएं हो गई, प्राकृतिक वस्तुएं हो गई। और जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं तो पता ही है, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये सारे हो गए। तो इन सभी को क्या किया गया है, सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक निश्चित संकेत प्रदान की गई है, एक निश्चित संकेत प्रदान की गई है, उसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल साइन। और उसमें प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एक निश्चित संकेतों के माध्यम से इन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हीं हम लोग सांकेतिक चिन्ह यानी कि कन्वेंशनल साइन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशनल साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस है इसका कि सूचना को सरल और स्पष्ट बनाता है। ये देखो, अगर मैप में कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अस्पताल है, तो अस्पताल का भी एक साइन छोटा सा दे देगा। पूरा इतना बड़ा मैप है, अगर हम वहाँ पे अस्पताल बनाएंगे तो कितना सारा प्लेस ले लेगा, लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए अस्पताल का कोई साइन दे देते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं। तो सूचना को सरल और स्पष्ट बना देता है। देखने साथ ही पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। नदी, तो नदी को हम क्या करते हैं, ब्लू कलर के एक पतली लाइन से दिखा देते हैं मैप में, तो पता चल जाता है कि वो नदी है। अगर रेलवे लाइन को हम लोग दिखाना चाहते हैं तो हमेशा सड़क को रेड कलर से दिखाया जाता है और नदी को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। तो सूचना को ये प्रकार क्या होता है, सरल बना देता है ये कन्वेंशनल साइन मैप में। अब दूसरा इंपॉर्टेंस है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सैलिटी इसका इंग्लिश होता है, और इसका मतलब होता है विश्व में सभी जगहों पर सभी लोगों के लिए एक समान रूप से लागू है, सब इसको सेम मानते हैं। थर्ड विशेषता इसकी यह है, थर्ड महत्व यह है कि समय और स्थान का बचाव करता है। अब देखो, कोई भी मैप कोई पढ़ने जाएगा तो वहाँ पे साइन दिखा रहेगा, साइन रहेगा तो देखते साथ ही पता चल जाएगा वो क्या है, तो देखते साथ तुरंत पता चल जाना, यानी कि समय बचत होता है। और स्थान का बचाव कैसे होता है, क्योंकि मैप में ये क्या करता है, स्पेस को बचाता है, क्योंकि उसमें अगर हम उसको साइन के माध्यम से नहीं दिखाते तो वहाँ पे उसको चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, या तो फिर उसका नाम लिखना पड़ता, तो पूरा मैप भर जाता है और पूरा गंदा दिखता मैप। तो समय और स्थान का क्या करता है, बचाव करता है। सटीकता और स्पष्टता, चौथा इंपॉर्टेंस इसका यह है कि सटीकता और स्पष्टता। और पांचवा इंपॉर्टेंस इसका यह है अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी कि जो कन्वेंशनल साइन है, कन्वेंशनल साइन जो होते हैं उसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर माना गया है, हर जगह समान, एक साइन का वैल्यू हर पूरे विश्व में समान माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं, कन्वेंशनल साइन की विशेषताएं। सरलता, पहली विशेषता है सरलता, बहुत ही सिंप्लिसिटी है, इसमें तुरंत पहचानने में आ जाता है। मानकीकरण, मतलब समझ ही गए कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक्सेप्ट किया गया है। सटीकता और स्पष्टता भी जानते हैं। सूचनात्मकता, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, छोटी सी साइन होती है लेकिन तुरंत पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। रंगों का उपयोग, अब यहाँ पे हम लोग रंगों का उपयोग बताना चाह रहे थे उसमें, तो देखो जैसे कि नदी हो गया, नदी को हम लोग किस प्रयोग करते हैं मैप में, एक पतली सी लाइन, ब्लू कलर की लाइन से प्रयोग करते हैं नदी को। और अगर हम लोग सड़कों का प्रयोग करते हैं या रेलवे लाइन का दिखाना चाहते हैं मैप में, तो उसको कैसे, एक पतली रेड कलर की लाइन से दिखाते हैं, एक पतली सी रेड कलर की लाइन से दिखाते हैं सड़कों को। और वर्गीकरण, अब आता है छठा विशेषता। रंगों के उपयोग में और बता देना चाहती हूँ कि अगर ग्रीन कलर का प्रयोग हुआ हो मैप में तो उसका मतलब है कि वो वन क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। अगर वो पीली दिख रही हो कहीं पे तो वो पठारी क्षेत्र का, थोड़ा सा भूरा कलर का हो तो वो पठारी क्षेत्र को डिनोट करता है। छठा विशेषता यह है कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब यह होता है कि जो मैप है, मैप में पूरा वर्गीकरण दिया रहता है, जैसे कि भौगोलिक विशेषताओं के लिए यानी कि पर्वत, पहाड़, ये सब के लिए एक अलग साइन बनाया गया है। धार्मिक विशेषताओं जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सब के लिए एक अलग कॉन्वेंशनल साइन बनाया गया है, एक अलग कॉन्वेंशनल साइन बनाया गया। और उसके बाद आता है प्रशासनिक विशेषताएं, जैसे कि हमको दिखाना रहता है पोस्ट ऑफिस, पी और ओ से दर्शाते हैं, और अगर पुलिस स्टेशन को दर्शाने का रहता है तो हम लोग पी और एस से दर्शाते हैं। तो वर्गीकरण मतलब भी समझ में आ गया, वर्गीकरण में क्या क्या लिखा रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट साइन दिया गया है दो स्ट्रेट लाइन। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों सिमिलर हैं, यानी कि समांतर गुजरे हुए। और ये दो स्ट्रेट लाइन जब समांतर गुजरी होती है तो इसका मतलब होता है कि वो पक्की सड़क की ओर डिनोट कर रहा है। लेकिन दो डॉटेड लाइन, दो पैरेलल डॉटेड लाइन क्या दर्शाता है, ये कच्ची सड़क को दर्शाता है। और
थर्ड में है एक डॉटेड लाइन है और उसके ऊपर एक क्रॉस है, यानी कि वो पाशिश को दर्शाता है। पाश यानी दर्रा को दर्शाता है। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ हैं और उसके बीच के रास्ता को क्या कहते हैं? पाश कहते हैं। अब ये रहा किनाल। किनाल का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये यहाँ पे पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन से एक ऐसे करके एक लाइन खींची गई है। इट मीन्स ये कोई नदी होगी और नदी से क्या किया गया है? एक नहर निकाला गया है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये नहर की ओर डिनोट कर रहा है। अब 5वें नंबर पे है, अब नहर हो गया तो हम आते हैं 5 नंबर पे किले। किले के बारे में तो इसको मैप में कैसे डिनोट किया जाता है? इसे चारों तरफ से घेरेदार नुमा कोई आकृति दिखे तो मतलब समझ लेना ये किले की ओर साइन कर रहा है। अब 6 नंबर पे आता है कंटूर लाइन। तो इसको हम लोग पहले भी पढ़े थे कंटूर लाइन। तो ये कंटूर लाइन जो होता है ये क्या दर्शाता है? ये उच्चावच को दर्शाता है। तो ऐसा दिखे मतलब समझ लेना कंटूर लाइन है। अब 7वां नंबर पे है टेलीग्राफ लाइन। टेलीग्राफ लाइन कुछ पॉइंट के माध्यम से ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटा होता है। टेलीग्राफ लाइन जो होता है वो पहले जमाने में प्रयोग किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसको हिंदी में तार बोला जाता है। पहले तार से ही संदेश भेजा जाता था। अब 8वां नंबर पे है टेम्पल। टेम्पल को कैसे दर्शाते हैं? थोड़ा घर टाइप का होता है और इस पे एक झंडा, इस पे क्या होता है? एक झंडा लगा होता है ऐसे करके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोस्ट ऑफिस। 10 नंबर पर आ जाता है पोस्ट ऑफिस, जिसे PO से दर्शाया जाता है 9 नंबर पे। उसके बाद 10 नंबर पे आता है पुलिस स्टेशन यानी कि थाना, तो इसे PS से दर्शाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर में हम देखते हैं जलयुक्त जलाशय, जो जल से भरा हो। तो जलयुक्त जलाशय को ऐसे किया जाता है, पूरा ऐसे बनाया जाता है, उसके अंदर बिंदी डाल के पानी भर डाल दिया जाता है। तो इसे कहेंगे हम लोग जल युक्त जलाशय। अगर सिर्फ जलाशय लिखा रहता है, अगर खाली रहता है मतलब सूखा हुआ जलाशय, तो सिर्फ ऐसे बना दिया जाता है। 12 नंबर पे है तटबंध, इम्बैंकमेंट, यानी कि जहाँ तटबंध किया गया तो ऐसे 2 पैरेलल लाइन खींची जाती है और इसके साइड में तटबंध लगा दिया गया है। 13 नंबर पे है मस्जिद। मस्जिद को कैसे दर्शाया जाता है? ऐसे। कब्रिस्तान को 3 डोम के माध्यम से दर्शाया गया है। अब कन्वेंशनल साइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ये है प्लेन टेबल सर्वे। अब प्लेन टेबल सर्वे का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण जो है वो सर्वेक्षण की वह आलेखी विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड है। कोई पूछे कि ये प्लेन टेबल सर्वे और ये सारे जो सर्वे होते हैं वो किस मेथड से बनाए जाते हैं, तो हम आंसर देंगे आलेखी विधि। ये वाइवा वर्ष में पूछा जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है? सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना तथा सर्वेक्षण कार्य जो होता है वो दोनों प्रक्रियाएं इसमें साथ साथ संपन्न होती है। लेकिन ऐसा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में नहीं होता है, बस प्लेन टेबल सर्वे में होता है, क्योंकि फील्ड में जाते वक्त हम लोग एक ड्राइंग पेज भी लेके जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग जितना डिस्टेंस होता है वो उस पर लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। और इसका उपयोग जो है वो मानचित्र और योजनाएं तैयार करने, क्षेत्र अवलोकन के माध्यम से विवरण एकत्र करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? प्लेन टेबल सर्वे का प्रयोग। और यह सर्वेक्षण प्लेन टेबल का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए इसे प्लेन टेबल सर्वेक्षण कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो कितने मेथड है? 4 मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड, सेकंड इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड ट्रावर्सिंग मेथड और सेकंड है रिजेक्शन मेथड। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, यानी प्लेन टेबल सर्वेक्षण के निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं मिला, इसे थ्योरी के रूप में लिखने के लिए मिल गया प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो हम लोग एडवांटेजेस, इसके मेथड, इसके डेफिनेशन ये सब डाल के लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये गुण, इसे अच्छे तरीके से याद रख लेना या तो फिर अच्छे से समझ के पढ़ लेना। पहला टॉपिक है, यह एक आसान और जल्दी की जाने वाली सर्वेक्षण है, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीका है सर्वेक्षण, मतलब कि प्लान तैयार करने का, भूमि का मेजरमेंट लेने का बहुत ही ईजी माध्यम है। तो ये एक आसान और जल्दी की जाने वाली सर्वेक्षण विधि है। अब इसका दूसरा है, इस सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका यानी कि फील्ड बुक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारा काम जो होता है सर्वेक्षण कार्य प्लस प्लान की तैयारी सब फील्ड में ही हो जाती है, इसलिए इसमें फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है, इसमें मैपिंग और सर्वेक्षण कार्य साथ किया जाता है, जिससे कम त्रुटियां होती है। देखो हम लोग वहीं पे मैपिंग का भी कार्य कर लेते हैं और सर्वेक्षण वहाँ पे नाप जोख की तो देखते ही हैं। अब 4th नंबर पे आता है, मानचित्र में अंकित होने वाले एवं सर्वेक्षक के द्वारा की गई त्रुटियां साथ साथ पता चल जाती है वहीं पे। 5 नंबर है, इस सर्वेक्षण में किसी विवरण के भूलवश छूटने की संभावना नहीं होती है। 6 है, 2 स्टेशनों की जाँच आसानी से हम कर सकते हैं। 7 है, समोच्च रेखाओं और टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले विवरणों को क्षेत्र में देखकर अधिकतम शुद्धतापूर्ण प्लान तैयार किया जा सकता है। 8 है, सर्वेक्षक के वैसे स्थान जहां प्रिज्मेटिक कंपास एवं अन्य उपकरण उपयोगी नहीं होते, वैसे स्थानों पर प्लेन टेबल सर्वेक्षण किया जाता है। जहां पे हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग नहीं कर सके, वहां पे हम क्या करते हैं? किस सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं? प्लेन टेबल सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। 9th आ जाता है, लघु मानचित्र को बनाने के लिए प्लेन टेबल सबसे उपयोगी है, यानी कि एक छोटा सा फील्ड, ज्यादा बड़ा फील्ड नहीं,
जो थोड़ा मध्यम टाइप का फील्ड हो और लघु मानचित्र जब बनाना हो तो हमारा सबसे अच्छा माध्यम कौन होता है? प्लेन टेबल सर्वेक्षण। बस में है प्लेन टेबल सबसे सरल होता है, सबसे इजी सर्वे बोले तो प्लेन टेबल सर्वे है। इसे कोई भी कर सकता है। इसका उपयोग करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विशेष ज्ञान हासिल नहीं करना पड़ता है। कोई भी जो थोड़ा मोड़ा जान जाए इस सब के बारे में, प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो क्या कर सकता है? खुद से। एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्लेन टेबल सर्वे खुद से कर सकता है। अब हम प्लेन टेबल सर्वे के कुछ डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के निम्नलिखित डिसएडवांटेजेस हैं। पहला देखते हैं, प्लेन टेबल एंड ओरिएंटेशन सेट करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। हम लोग देखेंगे कि प्लेन टेबल को सेट करना और उसका ओरिएंटेशन यानी कि उसका केंद्रण करना, भूमि के बीच लैंड पॉइंट उसका निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग प्लम बोर्ड से और यू फॉर्क से तय करते हैं वो वाला काम, वो सब कुछ सेटअप करना समय लेने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है, खराब मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखो, जब हम प्लेन टेबल सर्वे करने गए फील्ड में और अचानक बारिश हो गई तो सारा जो ड्राइंग पेज है वो खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसकी एक और डिसएडवांटेजेस है कि ये बारिश के वक्त, तेज हवा चलते समय, धूप के समय हम प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड टॉपिक, यह कार्य केवल दिन के समय ही किया जा सकता है। चौथा, बड़े क्षेत्रों या अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो ट्रिपॉड स्टैंड है वो ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पे थोड़ी ना बिठाया जा सकता है। और फिफ्थ है, ट्रायंगुलेशन और जीपीएस जैसे आधुनिक विधियों की तुलना में इसकी सटीकता कम होती है। नेक्स्ट, प्लेन टेबल की सहायक उपकरण जैसे किया जाता है ट्रिपॉड स्टैंड, रेंजिंग रॉड, टेबल भारी होती है। ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट होती है भारी होती है और सर्वेक्षण स्थलों तक ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। अब अगला आता है, बिना फील्ड बुक के प्लान तैयार करने से प्लान में त्रुटि होने के फलस्वरूप काफ़ी कठिनाई होती है। अगर यहाँ पे हम बिना फील्ड बुक तैयार किए प्लान तैयार करते हैं तो प्लान में त्रुटि होने के फलस्वरूप क्या होती है? बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट उपकरण देखते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है प्लेन टेबल, दूसरा ट्रिपॉड स्टैंड, स्प्रिट लेवल, प्लम बोर्ड, प्लम्बिंग फॉर्क, एलिडेड, रफ कंपास, रेंजिंग रॉड, टैप, चैन, ड्राइंग पेपर और ड्राइंग पिन एंड लैंड पिन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्लेन टेबल के बारे में। प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है जिसके दो अंग होते हैं, एक होता है ड्राइंग बोर्ड और एक होता है ट्रिपॉड स्टैंड। प्लेन टेबल सर्वेइंग में ये रहा इसका ड्राइंग बोर्ड और ये रहा ट्रिपॉड स्टैंड और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जिसे हम बाद में भी बताएंगे। ये ड्राइंग बोर्ड पे क्या रखा जाता है? ड्राइंग पेपर रखा जाता है और इसी में प्लान तैयार किया जाता है। अब देखते हैं, बनावट की दृष्टि से जो प्लेन टेबल जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला है साधारण या संक्रमण टेबल, दूसरा जॉनसन टेबल, तीसरा फ्लड सर्वेक्षण टेबल। प्लेन टेबल का आरेख पट जो होता है वो चपटे और समतल लकड़ी का बना होता है जिस पर कागज लगाकर क्षेत्र का नक्शा बनाया जाता है। इसे ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। प्लेन टेबल जो होता है ना, प्लेन टेबल का जो आरेख पट होता है वो चपटा होता है, चपटा और समतल होता है और ये लकड़ी का बना होता है और इसी पे हम लोग ड्राइंग पेज को रख कर प्लान तैयार करते हैं। ये प्लेन टेबल, ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो बनता किससे है? प्लेन टेबल का जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस चीज़ से बनता है? वो चीड़ की लकड़ी से बनता है या तो फिर सागौन की लकड़ी से बनता है या प्लाईवुड से बनता है और इसका जो आकार होता है वो 40x50 या तो फिर 50x60 होता है। और ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सर्वेक्षण क्षेत्र की सीधी ड्राइंग करना। सीधी ड्राइंग करने के लिए आधार प्रदान करता है। ड्राइंग पेज को ये आधार प्रदान करता है और उसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अच्छा से ग्राफ बना पाते हैं, ड्राइंग बोर्ड की सहायता से ही। अब नेक्स्ट है ट्रिपॉड स्टैंड। प्लेन टेबल को स्थिर रखने के लिए 3 पैरों वाला स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो ट्रिपॉड स्टैंड है वो किस सामग्री से बना होता है? ये लकड़ी या तो फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है। अब वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रिपॉड स्टैंड है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो हम लोगों के कॉलेज में जो ट्रिपॉड स्टैंड है वो एल्यूमिनियम की है, तो हम लोग आंसर देंगे एल्यूमिनियम। और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है उसको समायोजित किया जा सकता है, यानी कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो 3 पाँव है उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऊंचा या तो फिर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से उसे क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, यानी समायोजित कर सकते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्लेन टेबल को आवश्यक ऊंचाई पर स्थिरता प्रदान करना। अब नेक्स्ट आता है स्प्रिट लेवल की बात। तो यह एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से ट्रिपॉड स्टैंड पर लगे आरेख पट को समतल किया जाता है, यानी लेवलिंग की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्प्रिट लेवल कैसा दिखता है।
ये जो दिख रहा है ये स्प्रिट लेवल है। स्प्रिट लेवल से हम क्या करते हैं, इस टेबल का लेवलिंग करते हैं। ये जो ड्राइंग बोर्ड दिख रहा है इसको लेवलिंग करते हैं। अगर ये टेबल का ये वाला किनारा ऊंचाई की ओर रहता है तो ये जो स्प्रिट लेवल पे जो बबल दिखता है ना, ये ऊंचाई की ओर, हमेशा ऊंचाई की ओर डिनोट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिट लेवल की जो कांच नली है, कांच नली में जो स्प्रिट ये अल्कोहल होता है। तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिट लेवल देखें तो इसके अंदर जो कांच के अंदर भरा हुआ है जो वाटर जैसा क्या होता है, तो उसे लोग स्प्रिट या तो फिर अल्कोहल कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है वाइवा में कि जो स्प्रिट लेवल के अंदर पानी जैसा दिखता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो स्प्रिट होता है या तो फिर वो अल्कोहल होता है। हो गया। अब नेक्स्ट है स्प्रिट लेवल का जो बबल होता है वो सदैव ऊंचाई की ओर जाता है। इट मीन ये जो स्प्रिट लेवल है इसमें एक बबल होता है, छोटा सा बबल होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसके कारण इसमें बबल बन जाता है। और ये बबल क्या करता है, जिधर क्षेत्र ऊंचा होता है, यानी कि ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊंचाई वाले भाग की ओर ये बबल भाग कर चला जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग स्प्रिट लेवल को रखें और इधर वाला क्षेत्र ऊंचा हुआ, इधर वाला क्षेत्र ऊंचा हुआ तो बबल यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्प्रिट लेवल को यहाँ पे रखें और इधर वाला क्षेत्र ऊंचा हुआ तो बबल ऊपर की ओर आ जाएगा। यानी हमेशा बबल जो होता है ऊंचाई की ओर जाता है। तो अब समझ गए कि स्प्रिट लेवल में बबल जो होता है कैसा काम करता है। अब नेक्स्ट आता है प्लम बॉब। प्लम बॉब यह एक धातु का शंक्वाकार वजन होता है जिसे धागे से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, धरातल के किसी भी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण यानी उसका सेंटरिंग करना। प्लम बॉब का काम ही है प्लेन टेबल को एक सेंटर में करता है। ये किसी भी एक स्टेशन के सेंटर में प्लेन टेबल को स्थित करने का काम करता है। कौन, प्लम बॉब। अब हम देखते हैं कि प्लम बॉब कैसे होता है, वो कैसे काम करता है। ये रहा प्लम बॉब। इसे अगर हम लोग सेंटरिंग करने का बात करते हैं, यानी कि ये ग्राउंड सेंटर है, ये पूरा प्लेन टेबल है। इस प्लेन टेबल को ग्राउंड के एक पॉइंट पर हम इसको सेंटरिंग करते हैं। तो ये सेंटर कौन करता है, ये प्लम बॉब की सहायता से ही किया जाता है। इसे पहले यू फोर्क में हम लोग लटकाते हैं। यू फोर्क को ऐसे करके यहाँ पे डालते हैं और एक रस्सी होता है नीचे, तो ये रस्सी में प्लम बॉब को लटका देते हैं। और जैसे ही अब नेक्स्ट आता है एलिडेट। इसे हम लोग दर्शरेखक कहते हैं। एलिडेट की सहायता से दो स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग पेपर पर क्या करते हैं, एक रेखा या तो फिर किरण खींचते हैं। बनावट के विचार से एलिडेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन एलिडेट और दूसरा होता है टेलीस्कोप एलिडेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिडेट कहते हैं किसको, किस तरफ दिखता है। ये वाला जो पार्ट है ये रहा एलिडेट। एलिडेट का जो एक पार्ट यहाँ पे है इसे हम लोग कहते हैं आई होल, आई वेन, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन में एक आई होल दिया रहता है जिसे हम लोग यहाँ पे आंख से इसको क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ से इस आई होल से देखते हैं किसको, रेंजिंग रोड को। यहाँ पे कहीं भी ऐसे करके रेंजिंग रोड लगा रहता है जमीन पे। और ये आई वेन से, आई वेन के आई होल से हम लोग ऑब्जेक्ट वेन में एक हॉर्स हेयर लगा होता है, तो हॉर्स हेयर के सिमिलर में हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग रोड को मिलाने का काम करते हैं। तो एलिडेट का यही काम है, ये क्या करता है, हॉर्स हेयर से रेंजिंग रोड को सिमिलर मिलाने का काम करता है। अब नेक्स्ट आता है रेंजिंग रोड। इसे हम लोग सर्वेक्षण दंड भी कहते हैं। सर्वेक्षण दंड को झंडी, आस्तर दंड यानी लाइनिंग रोड या तो फिर ध्वज दंड यानी फ्लैग पोल कहते हैं। इसे इन सारे नामों से भी जाना जाता है। और दूसरा कि इसे सर्वेक्षण दंड या रेंजिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है वो सीधी रेखा बनाने, दूरी मापने, बिंदु चिन्हित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, रेंजिंग रोड का प्रयोग। तो सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे वो क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये पूरा जो है वो प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल में ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है और ये ट्रिपॉड स्टैंड है। ये वाला ट्रिपॉड स्टैंड का पार्ट है। और यहाँ पे जो ये छोटा सा लगा हुआ है इसे फ्लाइंग नट कहते हैं। फ्लाइंग नट की सहायता से ही ये जो ड्राइंग बोर्ड है वो ट्रिपॉड स्टैंड पर सेट होता है। और ये क्या है, ये सिंपल एलिडेट है। एलिडेट है तो एलिडेट में बोले थे कि दो वेन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट वेन, एक आई वेन। बोले थे ऑब्जेक्ट वेन में क्या होता है, एक हॉर्स हेयर होता है, और आई वेन में क्या होता है, एक आई होल होता है। ये क्या है, आई होल है, और यहाँ पे हॉर्स हेयर है। हम इस आई वेन से क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी आंख होती है और आंख से हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और इस हॉर्स हेयर से सिमिलर होते हुए क्या होते हैं, रेंजिंग रोड को देखा जाता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास क्या करता है, इसे
ये कंपास क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ये हम प्लेन टेबल पे नॉर्थ डायरेक्शन किधर की ओर है उसे देखने के लिए हम लोग रफ कंपास का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमें अगर प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को दिखाना होता है तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे इंस्ट्रूमेंट को यानी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स का ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबका ग्राफ बना हुआ है। ऐसे प्रैक्टिकल फाइल देखने में ज़्यादा प्रभावशाली दिखता है थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन टेबल सर्वे के फर्स्ट मेथड रेडिएशन मेथड को देखते हैं कि रेडिएशन मेथड से प्लेन टेबल सर्वे कैसे किया जाता है। आखिर ये मेथड है क्या? तो यह प्लेन टेबल सर्वे की एक विधि है जिसमें सर्वे स्थल के एक निश्चित बिंदु से विभिन्न बिंदुओं तक सीधी रेखाएं खींची जाती हैं और फिर उनकी दूरी मापकर नक्शे पर स्केल के अनुसार दर्शाया जाता है। अब देखते हैं इसके हर एक स्टेप को कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप से हम लोग ये सर्वे करते हैं। तो पहला स्टेप है सेटिंग द टेबल। सबसे पहले हम प्लेन टेबल को सेट करते हैं ग्राउंड में। प्लेन टेबल को एक निश्चित सर्वे स्टेशन पर सेट किया जाता है और उसे समतल यानी कि लेवल किया जाता है। जैसे कि ये हो गया ग्राउंड, तो ग्राउंड के किसी भी स्टेशन पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेन टेबल को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद ड्राइंग बोर्ड को यानी पूरे प्लेन टेबल को हम लोग स्प्रिट लेवल की सहायता से उसे लेवलिंग करते हैं। कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं होने देते हैं, नहीं तो फिर ये जो लाइनिंग खिंचाएगा वो गलत डायरेक्शन पे खींचा जाता है। इसलिए हम लोग स्प्रिट लेवल की सहायता से इसे प्लेन करेंगे, लेवल करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम टेबल को उत्तर दिशा की ओर ओरिएंट करने का काम करते हैं। यानी ट्रफ कंपास की सहायता से हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब अगला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ फिक्स स्टेशन। किसी भी फिक्स स्टेशन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे बिंदु O को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ग्राउंड में एक स्टेशन बनाए थे तो इसे हम क्या मान लेंगे, O स्टेशन। और O स्टेशन सर्वे स्टेशन के रूप में चुना जाता है जहां से सभी अन्य बिंदुओं को मापा जाता है। अब इसी O स्टेशन से हम लोग क्या करेंगे, अन्य बिंदुओं को मापेंगे। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है। और इन सारे बाकी बिंदुओं का नाम क्या रख देते हैं, A, B, C, D ये सब रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग रेडिएशन लाइंस। ड्राइंग रेडिएशन लाइंस यानी कि रेडिएशन लाइन को हम लोग खींचते हैं। तो प्लेन टेबल पर एलईडी रखकर मुख्य बिंदु O से अन्य बिंदु A, B, C, D की दिशा में सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। उसके बाद अगला स्टेप है मेजरिंग डिस्टेंस। सीधी लाइन खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेप या तो फिर चेन की सहायता से O बिंदु से अन्य बिंदुओं तक की दूरी मापी जाती है। O बिंदु से अन्य बिंदुओं तक की दूरी क्या की जाती है, मापी जाती है। इन मापी गई दूरी को खींची गई रेडिएशन लाइनों पर स्केल के अनुसार मार्क किया जाता है और इस प्रकार स्केल के अनुसार माप किया जाता है। यानी कि ग्राउंड डिस्टेंस को पेपर पे लिखने के लिए हम उसको पहले स्केल बनाते हैं। स्केल बनाने के बाद उसको मिनिमाइज करते हैं। ग्राउंड डिस्टेंस को मिनिमाइज करके फिर हम लोग पेपर पे लिखते हैं और प्लान तैयार कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो पूरा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ग्राफ में कैसे बनता है ये प्लेन टेबल सर्वे। तो प्रैक्टिकल फाइल के पेज पे ग्राफ हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं प्लेन टेबल सर्वे के रेडिएशन मेथड को। ये रेडिएशन मेथड है, इसे हम मीटर और सेंटीमीटर में लिए हैं। जैसे कि ये पूरा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में हम एक निश्चित पॉइंट लिए थे यहाँ पे और स्टेशन बिठाए थे, सर्वेक्षण का स्टेशन, एक निश्चित स्टेशन, और यहाँ से हम सारे बिंदु को देखते गए एक एक करके। और जैसे जैसे हम ग्राउंड में डिस्टेंस नापते गए उसी प्रकार पेपर में लिखने के लिए इसे स्केल से मिनिमाइज करते गए। मतलब इसका स्केल बनाए पहले, यानी 2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि ग्राउंड में जब 2 मीटर रहेगा तो हम उसको पेज में क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मानेंगे। और इस प्रकार उतना बड़ा क्षेत्र का ग्राफ एक पेज पर बन जाता है। तो रेडिएशन मेथड का जो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। और ग्राफ में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड इंडेक्स लिखेंगे और ये साइड हम लोग स्केल बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये साइड में नॉर्थ डायरेक्शन दे देंगे। तो प्लेन टेबल सर्वे काम ये रेडिएशन मेथड कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट आते हैं प्लेन टेबल सर्वे। ये भी प्लेन टेबल सर्वे का रेडिएशन मेथड ही है, लेकिन ये फीट और इंच में है। ये फीट और इंच में है, तो ये दोनों ही बनाने हैं। दोनों ही पेज को एक फीट और इंच में, एक मीटर और सेंटीमीटर में बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है प्लेन टेबल सर्वेइंग का दूसरा मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में किया जाता है कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बेस लाइन बनाया जाता है। 2 स्टेशन लिया जाता है और 2 स्टेशन लिया जाता है, उसे बेस लाइन बना दिया जाता है, उसे बेस लाइन कहा जाता है। पहला स्टेशन ये और दूसरा स्टेशन बी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लेन टेबल को पहले वाले स्टेशन पे ओरिएंट किया जाता है और उसके बाद यहाँ से एक एक करके जितने स्टेशन हैं उसे देखा जाता है।
उसके बाद फिर क्या किया जाता है, दूसरे स्टेशन ओ से भी वही काम किया जाता है। ओ से भी एक बार ए स्टेशन को देखा जाता है, फिर सारे स्टेशन को एक एक करके देखा जाता है। उसके बाद इसे मिला दिया जाता है। इसके बाद हम इंडेक्स डाल देते हैं और स्केल भी डाल देते हैं कि कितना में कितना लिए हैं। तो हम 20 फीट जो ग्राउंड डिस्टेंस है 20 फीट है यहाँ पे, तो हम ये पेज वाला डिस्टेंस कितना लिए हैं, मैप डिस्टेंस लिए हैं 1 इंच। और नॉर्थ साइड भी दिखा दिए यहाँ पे, नॉर्थ साइड हमेशा इसी दिशा में दिखाना चाहिए, पेज के नॉर्थ में राइट साइड होनी चाहिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा प्रैक्टिकल का एक नेक्स्ट टॉपिक, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग एक ऐसी विधि है जिसमें धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के चुंबकीय दिशा को या दिक्मान यानी मैग्नेटिक बेयरिंग तथा लंबाई को मापनी यानी फीता और जरीब के अनुसार अंकित करके प्लान में उन बिंदुओं की एक दूसरे के संदर्भ में स्थितियां निश्चित किया जाता है, उन्हें ही प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग कहा जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए प्रायः किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेवर्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग के लिए हम कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेवर्सी मेथड का प्रयोग करते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है, अब देखते हैं हम मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है। तो किसी भी सरल रेखा का चुंबकीय दिक्मान से तात्पर्य, मैग्नेटिक बेयरिंग यानी चुंबकीय दिक्मान से तात्पर्य चुंबकीय उत्तर से उस रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण से है। इट मीन्स ये कोई रेखा है और ये है हमारा चुंबकीय उत्तर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन से घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण, यानी कि ये घड़ी की सुई की दिशा हुई और ये हुआ मेरा कोण बना। तो जो ये कोण बनता है इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग यानी कि चुंबकीय दिक्मान। ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखते हैं कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। इसमें पहला उपकरण आ जाता है प्रिज्मेटिक कंपास और ट्रिपॉड स्टैंड का। दूसरा है चेन या टेप। तीसरा है प्लम बॉक्स या प्लम फॉर्क। चौथा स्पिरिट लेवल। पांचवा रेंजिंग रॉड, लैंड पिन, पेपर और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आता है प्रिज्मेटिक कंपास। अब प्रिज्मेटिक कंपास को देख लेते हैं पहले। ये रहा प्रिज्मेटिक कंपास। इसका डेफिनेशन जानते हैं, किसे कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मीय कंपास यानी जिसे ट्रिपॉड स्टैंड पर लगाकर प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है कौन, प्रिज्मेटिक कंपास। चूंकि दिक्मान यानी बेयरिंग पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है और इसलिए इसी वजह से हम इसे प्रिज्मेटिक कंपास की संज्ञा दे देते हैं, यानी प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। अगर बनावट के विचार से प्रिज्मीय कंपास के भाग देखे जाए तो इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है कंपास बॉक्स, दूसरा प्रिज्म और तीसरा ऑब्जेक्ट वैन। और इसके अलावा प्रिज्मेटिक कंपास के निम्न अंग भी हैं, जैसे ग्लास कवर, पाइवोट पिन, मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएटेड रिंग, लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर, ब्रेक पिन और नोब, स्प्रिंग बॉक्स, साइट वैन, आई होल, पेयर ऑफ कलर्ड सनग्लासेस, प्रिज्म फॉक्सिंग स्टड, हिंज, प्रिज्म कैप, हेयर लाइन या हेयर हॉर्स, स्लाइडिंग और एडजस्टेबल मिरर, ये सारे क्या है, अन्य इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं कहाँ पे, प्रिज्मेटिक कंपास में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे पार्ट्स जो हैं, सारे भाग कैसे प्रिज्म में लगा हुआ है। तो ये रहा प्रिज्मेटिक कंपास, जिसमें से ये ऑब्जेक्ट वैन है, ये वाला ऑब्जेक्ट वैन है और ये है आई वैन। यहाँ से देखा जाता है, ये साइट वैन है, यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पे हॉर्स हेयर लगा हुआ है, हॉर्स हेयर के सीध में रेंजिंग रोड को देखा जाता है। इसमें ग्रेजुएटेड रिंग, ये वाला ग्रेजुएटेड रिंग है जिसमें पूरा डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री से लेकर पूरा 360 डिग्री, पूरा टोटल 360 डिग्री होता है, लेकिन 360 नहीं लिखा होता है। अभी हम दिखाते हैं कि इसमें डिग्रियाँ कैसे लिखी होती हैं। तो देखिए ये डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में 180 डिग्री दिखाता है, ईस्ट में 270 डिग्री, साउथ में 0 डिग्री होता है और वेस्ट में 90 डिग्री होता है। तो हम देख लिए यहाँ पे कि कौन सी डिग्री किस साइड में होती है, किस डायरेक्शन में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग, कि इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं। इसमें भी 4 मेथड हैं, लेकिन सबसे फेमस कौन है, ट्रावर्सी मेथड, और इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा रेडिएशन, चौथा रिसेक्शन मेथड। तो इसके मेथड भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ट्रावर्सी मेथड। तो ट्रावर्सी मेथड जो सबसे फेमस मेथड है, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, पहला होता है ओपन ट्रावर्सी मेथड और दूसरा होता है क्लोज ट्रावर्सी मेथड।
जिसमें से हम सबसे पहला मेथड को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ओपन ट्रैवर्सी मेथड। ये ओपन ट्रैवर्सी मेथड में हमने जो फील्ड बुक तैयार किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी फील्ड बुक की हेल्प से हम इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में इसका ग्राफ बनाने के लिए नहीं बताऊंगी क्योंकि पीछे मैं बता चुकी हूँ। बार बार बनाने से वीडियो सिर्फ लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ दिखा देती हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ये रहा इसका ओपन ट्रैवर्सी मेथड का ग्राफ। यहाँ पे स्केल दिया है और ये पूरा जिग-जैग करके ये ओपन ट्रैवर्सी मेथड, ये ओपन है, क्लोज में बंद रहेगा। अब ये है क्लोज ट्रैवर्सी मेथड का फील्ड बुक, इसे भी बता चुके हैं वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में। ये क्लोज ट्रैवर्सी मेथड है, ये क्लोज है पूरी तरह से और वो ओपन था। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एरियल फोटोग्राफी, एक नेक्स्ट टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक, ये 4th नंबर वाला टॉपिक है। अब चलिए एरियल फोटोग्राफी का हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एरियल फोटोग्राफी जो है यह हवाई फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कैमरा को हवा में ले जाकर जमीन या किसी इलाके की तस्वीर ली जाती है। और इसे हवा में कैसे लेकर जाता है? ड्रोन, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट आदि के हेल्प से इसे हवा में ले जाया जाता है और ऊपर ले जाकर जमीन की या किसी इलाके की तस्वीरें ली जाती हैं। इसमें ऊंचाई से जमीन का विस्तृत दृश्य ओवरव्यू प्राप्त होता है, जिससे बड़ी जगह को कम समय में कवर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी। तो सर्वप्रथम 1858 में फ्रांस के एक फोटोग्राफर जैस्पर फ्लिक्स टूर्नाचोन ने पेरिस शहर की तस्वीर एक गर्म हवा के गुब्बारे हॉट एयर बैलून से खींची थी और 1860 में अमेरिका को जेम्स वॉलेस ब्लैक ने गुब्बारे में बैठकर 365 मीटर की ऊंचाई से बोस्टन शहर का एक वायु फोटोचित्र खींचा था। और 1880 के दशक में पतंगों का उपयोग करके भी तस्वीरें ली गई। एग्जाम्पल के लिए आर्थर बेटुट ने फ्रांस में पतंग से कैमरा बांधकर फोटो खींचा था। और 1903 के बाद हवाई जहाज के आविष्कार के साथ एरियल फोटोग्राफी में तेजी आई और वर्ल्ड वार फर्स्ट में हवाई फोटोग्राफी को सेना ने दुश्मन की निगरानी और युद्ध क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर फोटोग्राफी। वायु फोटोचित्र को प्राथमिक तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ऑब्लिक फोटोग्राफी यानी तिर्यक फोटोचित्र और दूसरा वर्टिकल फोटोग्राफी यानी ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र। अब ये तिर्यक फोटोचित्र किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, कैमरा जो होता है वो जमीन की ओर थोड़ा कोण बनाकर तस्वीरें खींचता है, थोड़ा जमीन की ओर झुका होता है। फोटोचित्र लेते समय कैमरे को धरातल की ओर कितना झुकाया गया है, इस आधार पर तिर्यक फोटोचित्र को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। एक उच्च कोण तिर्यक फोटोचित्र जिसमें थोड़ा ज्यादा झुका होता है, तस्वीर में जमीन के साथ क्षितिज भी दिखता है इसमें, और एक होता है अल्प कोण तिर्यक फोटोचित्र। तो हम आगे देखते हैं इसके पहले टाइप को, ऑब्लिक फोटोग्राफी को, कैसे ली जाती है ऑब्लिक फोटोग्राफी। तो ये रहा ऑब्लिक फोटोग्राफी। तो यहाँ पे एरोप्लेन की सहायता से ली गई है। तो यहाँ पे क्या है, तिरछा लिया गया है, ऐसे करके लिया गया यहाँ से, तो थोड़ा तिर्यक है जिसके कारण इसे ऑब्लिक फोटोग्राफ कहा जाता है। और वर्टिकल फोटोग्राफी जो होती है पूरी सीधी होती है। तो हम देखते हैं वर्टिकल फोटोग्राफी यानी ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कैमरा होता है ना वो पूरा सीधा नीचे की ओर यानी 90 डिग्री पर जमीन की तस्वीर खींचता है। क्षैतिज उड़ान लेवल फ्लाइट भरते हुए वायुयान में कैमरे को लंबवत नीचे की ओर झुकाकर लिए गए वायु फोटोचित्र ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र कहलाते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, नक्शे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या तो सर्वे करने में, या कोई भी योजना या प्लान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फोटोचित्र के गुण एवं दोष क्या हैं। इसके मेरिट्स देखते हैं। तो बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण जल्दी हो जाता है। ये एयर फोटोग्राफी से क्या होता है, बड़े से बड़े क्षेत्रों का जो सर्वे करना होता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि आकाश में उड़कर फोटोग्राफी की जाती है और बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है कैमरा में छोटा दिखता है। दुर्गम इलाकों की जानकारी मिलती है, यानी कि जो एरिया बहुत जंगल झाड़ से हो, पर्वत पहाड़ नदी से हो, बहुत ही दुर्गम हो, वहाँ पे नहीं जा सकते, उसका भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से। सटीक और विस्तृत डेटा प्राप्त होता है, शहरी योजना और विकास में मददगार होती है, आपदा प्रबंधन में सहायक होता है, कृषि क्षेत्र में उपयोगी होता है, समय और श्रम की बचत होती है, सुरक्षा और निगरानी के कार्यों में भी मददगार होता है। और जब हम इसके डिमेरिट्स देखते हैं तो क्या होता है, मौसम पर निर्भरता। ये मौसम पर निर्भर होती है। जब मौसम अच्छा ना हो तो हम एरियल फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, महंगे उपकरण और तकनीक लगते हैं इसमें, कानूनी अनुमति की आवश्यकता होती है, सीमित विवरण सीमित डिटेल जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं, सीमित डिटेल हासिल कर पाते हैं जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो। गोपनीयता का खतरा होता है इसमें, तकनीकी खराबी का खतरा होता है, प्राकृतिक बाधाएं होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम सीधा पूरा इस क्षेत्र को कैप्चर कर रहा है,
इसी वजह से वर्टिकल दिखने के कारण ही इसका नाम पड़ा है वर्टिकल फोटोग्राफी। तो प्रैक्टिकल का जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब ये चारों टॉपिक को आप लोग अपना प्रैक्टिकल में बना लीजिए। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।